नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन स्टार पर। मैं मनोज सर फिर आपके सामने लेकर के आया हूँ कक्षा 11वीं की कविता घर की याद। घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की लिखी हुई है। इस कविता में कवि ने अपने जो उनका जीवन था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जब वो जेल गए थे तो जेल में बैठकर उन्होंने ये कविता लिखी है घर की याद। कि जेल में बैठकर जब वर्षा होती है कवि को अपने घर की याद आती है तो तब उन्होंने उस अपने दुख को प्रकट करते हुए अपने घर की याद को प्रकट करते हुए कविता लिखी थी। तो इस कविता में के जो हमने पिछले 2 वीडियो में इसके 17 पद्यांश कर लिए हैं और आज अंतिम 10 पद्यांश की व्याख्या हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। कवि कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने भी उनकी माता से कहा होगा और कहा है कि उन्होंने कितना दुख सहन कर लिया है। कि तो जो पिछले पद्यांश मैंने पढ़ा था कि उनकी जो माँ कह रही थी कि अगर आप इसी तरह दुखी होगे तो दूसरे बच्चे रोने लगेंगे, तो उसी से आगे माँ से फिर इस पद्यांश की व्याख्या है कि पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। कि माँ की बात सुनकर पिताजी ने कहा कि मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ, मैं भी इस दुख को सहन कर रहा हूँ। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। कि मैं रो नहीं रहा हूँ और अपना जो धैर्य है वो भी नहीं खो रहा हूँ। तो कवि कहना चाहता है कि उनके पिताजी हृदय बहुत ही कोमल है। वे अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने बेटे के जेल जाने से अत्यधिक दुखी हैं तो बराबर आंसू उनके बहते रहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि वो उस दुख को वो सहन कर रहे हैं, वो रो नहीं रहे हैं। आगे कवि कह रहा है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। तो कवि ने सावन का मानवीकरण करते हुए कहा है और सावन से निवेदन किया है कि उनके घर की कुशलता का समाचार ला कर दे। कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे हरियाली से भरे हुए मेरे सावन, हे मेरे पुण्य पवित्र सावन मास, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। आगे कवि कह रहा है सावन को संबोधित करते हुए कि तो सावन हरा भरा है, पुण्य पवित्र है। तो कवि कहता है कि तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। कि सावन तुम कितना भी बरसो, कितनी वर्षा करो, लेकिन जो उनके पिताजी की जो आंखें हैं उनमें आंसू न आए। तुम बरस लो वे न बरसे, भी सावन बरसता रहे लेकिन उसके पिताजी की आंखों में आंसू न आए, वो उनकी आंखों में आंसू न बरसे। 5वें को वे न तरसे, कि उनका जो 5वां बेटा है जो जेल में है, इसके लिए उनकी याद के लिए न तरसे, यानी तुम्हें देखकर अपने 5वें पुत्र के लिए न तरसे। तो ये बात कवि सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि सावन चाहे कितना ही बरसे लेकिन उसके पिताजी की आंखों में उसके बेटे की याद के लिए आंसू न आए। अगला पैरा, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। कि हे सावन, तुम उनको जा कर के कहना, उनको मेरा संदेश देना, मेरे घर जाके माता पिता से कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस ये। कि मैं घर पे नहीं हूँ, बस इतनी सी बात है, लेकिन यहाँ जो मेरा जीवन है बिल्कुल ही अच्छा है, मैं जेल में खुश हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। आज कवि कह रहा है कि ये जो बस है ये मजबूरी से भरा हुआ बस है, किंतु यह बस बड़ा बस है। कहने की बात क्या है कि वो घर पे नहीं है, बस ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन जो जेल में रहना है ये जो बस है ये मजबूरी से भरा हुआ शब्द है, क्योंकि वहाँ सब कुछ फीका फीका और आनंद रहित लगता है। विरस क्या होता है? आनंद रहित लगना, फीका फीका जिसमें रस न हो। तो कवि कह रहे जो यहाँ का जो बस है बड़ा ही बेदर्दी पूर्ण है, बड़ा ही मजबूरी से भरा हुआ है, यहाँ सब कुछ फीका ही फीका है, आनंद रहित है। तो लेकिन जेल में तो कवि कहे फिर भी सावन को कह रहा है कि मेरे घर में जा कर के मेरे पिताजी और माता से कहे कि मैं यहाँ सब ठीक ठाक हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं है, वहाँ जीवन बड़ा ही नीरस है। आगे कवि कहता है, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें धीर देते रहना। कि उनको ये बात, कवि आगे सावन को कहता है कि उनको ये बात मत कहना कि मैं यहाँ पर सही नहीं हूँ, यहाँ मेरा जीवन नीरस है। उन्हें देते धीर रहना, तुम तो उनको धीरज देना, सांत्वना देना, उनको धैर्य धारण करने के लिए कहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि आगे कहता है कि मेरे पिताजी माता को यहाँ पर कहना कि मैं वहाँ पर भी लिखने का काम कर रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ, यानी समाज के महान कार्य के लिए समाज की प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ। एक कवि कह रहा है मैं जेल में रह करके यहाँ भी समाज में प्रसिद्धि का कार्य कर रहा हूँ, देश के लिए कार्य कर रहा हूँ। अगला पद्यांश,
काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। आगे कवि कह रहा है कि मैं यहाँ पर भी काम करता हूँ, अपना जो कार्य है देश सेवा कार्य यहाँ भी कर रहा हूँ। नाम करता हूँ कहना, यहाँ मैं भी अपना नाम कर रहा हूँ, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ। यहाँ भी मैं खाली नहीं हूँ, देश के लिए कुछ न कुछ अवश्य कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ सो कहना। आगे कवि कह रहा है कि लोग तो यहाँ पर बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मैं देश के लिए कारावास में रहकर नाम पैदा कर रहा हूँ, तो इसलिए मत करो कुछ शोक कहना, कि यहाँ पर मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, इस बात का तुम शोक मत करना, दुख मत करना, जरा भी दुख इस बात का नहीं मानना कि मैं जेल में हूँ। तो आगे जो अंतिम पद्यांश हमारे, आगे कवि कहता है, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। आगे कवि कह रहा है कि उनको कहना कि मैं मस्ती भरा जीवन जी रहा हूँ, खूब मस्त हूँ, अर्थात उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है और दिन रात सूत काटने में ही लगा रहता है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। सूत काटना यानी महात्मा गांधी जी सूत काटने का स्वदेशी का उस समय प्रसार किया था, उस बारे में कवि कह रहा है कि यहाँ पर मैं बिल्कुल मस्त हूँ और जो सूत काटते हैं सरकार चलाने में यहाँ पर मैं व्यस्त हूँ। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कि यहाँ पर जो मुझे भरपेट भोजन मिलता है इसलिए मेरा जो वजन है वो भी बढ़ गया है। वजन मेरा 70 शेर, शेर यानी पुराने समय की भाषा है 70 किलो, ठीक है, कि वजन मेरा 70 शेर हो गया है और मैं प्रतिदिन ढेर सारा भोजन करता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ढेलता हूँ, कि यहाँ भी मैं कूदने में व्यस्त हूँ, खेल कूद में व्यस्त हूँ, मस्ती में खूब खेलता हूँ, खूब प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। यो न कहना, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर झेलता हूँ। यहाँ जो दुख आ रहे हैं उनको मैं डट करके उनके सामने प्रतिवाद करके उस दुखों को भी मैं दूर कर देता हूँ, दुखों में भी मस्त रहता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। आगे कवि कह रहा है कि मेरे पिताजी को सावन से संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम वहाँ पर जाके कहना कि मैं यहाँ पर बिल्कुल मस्त हूँ, मस्ती वाला जीवन जी रहा हूँ, और यो न कहना अस्त में। उनके ये बातें मेरे पिताजी को मत कहना कि मैं यहाँ करके दुखी हूँ, या अस्त का यहाँ अर्थ है दुखी होना, कि यहाँ पर मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ और बिल्कुल सही जीवन यहाँ पर जी रहा हूँ। ये संदेश मेरे पिताजी को मत देना कि मैं यहाँ पर निराश हूँ या परेशान हूँ या रो रहा हूँ, ये बातें पिताजी से मत कहना। उनसे यही कहना कि मैं यहाँ पर खेल कूद में व्यस्त हूँ, दुख को झेल रहा हूँ, मस्ती भरा जीवन जी रहा हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि वो जो वैसा न कहना। आगे कवि सावन को संबोधित करता हुआ कहता है कि उनको ये बात मत कहना कि जो दुख मैं यहाँ झेल रहा हूँ, जो दुख यहाँ मैं देख रहा हूँ, ये पिताजी से कभी मत कहना, यहाँ की सच्चाई को मत बताना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कि मेरे पिताजी से ये मत कहना कि मैं रात रात भर जगता हूँ और यहाँ किससे मिलना भी नहीं चाहता। आदमी से भागना है, किससे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि जेल का जीवन ही ऐसा था अंग्रेजों के समय का कि वहाँ पर ऐसी कालकोट जहाँ किसी से मिलने देते ही नहीं थे। ये बात कभी कह रहा है कि उनको ये मत कह देना मैं सारा रात भर जागता रहता हूँ और डर करके किसी से मिलना भी नहीं चाहता, केवल कालकोटनी में ही पड़ा रहता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं। आगे सावन को संबोधित करते कवि कहता है कि उनसे ये मत कह देना कि मैं यहाँ पर मौन हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ, यह भी मत कहना कि मैं खोया खोया रहता हूँ। खुद न समझू कौन हूँ मैं, खुद में समझ नहीं, कभी अपने आप में खोया रहता है, उसको सुध बुध नहीं है कि वह कौन है, स्वयं में खोया रहता है। तो ये बात भी पिताजी को मत कहना, ये बात भी कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है। देखना कुछ बक न देना, उनको कोई शक न देना। आके सावन को संबोधित करते कवि कहता है कि तुम ऐसी वैसी बातें मत कर देना, ऐसी बात कुछ मत कह देना जिससे पिताजी को संदेह होने लगे कि मेरा बेटा जेल में दुखी है, कि तुम्हारी बातों पर संदेह होने लगे। ऐसी कोई भी बात उनके सामने मत कहना, जो भी कहना सोच समझ करके ये बातें कहना। तो ये सारी बातें जो है कवि सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि वो सावन के माध्यम से अपना संदेश कवि को अपने घर वालों को भेज रहा है। अंतिम पद्यांश। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसी। इसका व्याख्या पहले भी आ चुकी है। तो कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे पवित्र पुण्य रूपी सावन, तुम चाहे कितना भी बरस लो, कितनी वर्षा करते रहो, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों से आंसू न बरसे। उनसे ऐसी वैसी बात मत कह देना जिससे कि वो दुखी हों, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। पांचवें को न तरसे, कि और अपने पांचवें बेटे भवानी प्रसाद मिश्र को याद करके दुखी न हो जाएं और मुझसे मिलने के लिए तरसने लगे। ऐसी कोई भी बात है सावन मेरे पिताजी के सामने तुम मत कहना।
और वहाँ उनको कहना कि मैं यहाँ अच्छा जीवन जी रहा हूँ, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये थी हमारी कविता घर की याद। घर की याद बिल्कुल आसान सी कविता है, बिल्कुल ही आसान इसको कह सकते हैं हम। जैसे इसके थोड़ा सा भी ऐसे एक दो शब्द को छोड़ ऐसा कोई शब्द नहीं इसका सरलार्थ हम न कर सकें। तो भाषा शैली इसकी सरल, सहज और प्रसाद गुण से संपन्न है। और इसके में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण जो अलंकार प्रयोग हुआ है वो सावन को संबोधित कर रहे हैं। इन लास्ट के कुछ पद्यांशों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। और खड़ी बोली है, खड़ी बोली है। इसके अलावा कवि की अपने पिता के भक्ति जो प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, उसकी भी अभिव्यंजना हुई है, संजीव अभिव्यंजना हुई है। और सरलता, प्रभामयता, विषयानुकूल आदि भाषा की प्रमुख की विशेषताएं हैं। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी कविता घर की याद। 3 जो इसकी वीडियो बनी है, तीनों वीडियो आपके पास पहुंच गई होंगी। तो आप इसको देखें और अपनी तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।